नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी द्वितीय के पाठ एक भाषा लिपि और व्याकरण को पढ़ेंगे। भाषा लिपि और व्याकरण को पढ़ने से पहले हम यह देखते हैं कि भाषा होती क्या है। भाषा का अर्थ है किसी बात को बोलकर कहना। मनुष्य के पास अपनी भाषा या अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के कई साधन हैं, जैसे हाथ से इशारा करना, सीटी बजाना, झंडा दिखाना। आगे देखिए, चौक पर लाल बत्ती, दरवाजा खटखटाना, घंटी बजाना। ये साधन भी हमारी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, परंतु ये संकेतों से बात पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। इन्हें हमें संकेत भाषा कहते हैं। अब घंटी बजाने के कई अर्थ हो सकते हैं। किसी ने साइकिल की भी घंटी बजा सकता है, कोई आइसक्रीम की भी घंटी बजा सकता है। तो वो हमारे पास सही मैसेज नहीं पहुंच रहा है कि किस चीज की घंटी है, तो यह भाषा क्या है, उचित नहीं है, ये सांकेतिक भाषा है। तो भाषा वह होती है जिसके माध्यम से हमें करेक्ट वो बात समझ में आए। जैसे भाषा मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है। भाषा का मूल रूप क्या होता है? मौखिक, मुंह से बोलना। बोलने में सुनना अपने आप आ जाता है। यदि भाषा सुनी नहीं जाएगी तो बोलने वाला क्यों बोलेगा? अतः भाषा बोलने और सुनने का साधन, यही भाषा का मूल रूप होता है। भाषा लिखकर और पढ़कर भी प्रकट होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, बोलने, सुनने और लिखने पढ़ने का वह साधन भाषा है जिसके सहारे हम मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसको आप अन्य रूप में इस प्रकार से भी बोल सकते हो कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक और एक लिखित। जब हम भाषा को मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं तो वो होता है मौखिक, और जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं वो होता है लिखित। जैसे हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखना क्या होएगा? भाषा का लिखित रूप। भाषण देना वो होएगा मौखिक रूप। देखिए, मौखिक जो भाषा मुख से बोली जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और इसे अनपढ़ व्यक्ति भी जानते समझते हैं। अनपढ़ व्यक्ति होगा तो वो भाषा बोल तो सकता है, ये लिख नहीं सकता, तो क्या हुआ? तो वो भाषा का कौन सा रूप जानता है? मौखिक रूप। आगे देखिए, लिखित भाषा। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे कहते हैं लिखित भाषा। यह भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक शुद्ध और स्पष्ट होती है। इसे केवल शिक्षित लोग ही समझ सकते हैं। जैसे अनपढ़ लोग तो किसी भाषा को गलत शब्द में भी है, यानी मात्रा वगैरह में भी गलतियां बोल सकते हैं, लेकिन जो लिखित भाषा होती है उसमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना पड़ता है। आगे देखिए, भाषा के अनेक रूप। भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? एक तो मातृभाषा, एक राष्ट्रभाषा, एक राजभाषा और एक बोली। सबसे पहले हम देखते हैं मातृभाषा। मात्र, मात्र शब्द से क्या पता लगता है? माँ। जो शब्द हमें अपने परिवेश, अपने पर्यावरण, अपने परिवार में जो भाषा सीखने को मिलती है उसे हम कहते हैं मातृभाषा। जिस भाषा में कोई शिशु, शिशु किसको बोलते हैं? 1 वर्ष तक का छोटा बालक, यानी छोटा बालक जब कोई स्कूल नहीं जाता है, वो बालक जो भाषा सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। प्राय माँ से ही शिशु बोलना सीखता है, अतः उसे मातृभाषा कहना सार्थक है। माता होती है वो शिशु की प्रथम गुरु होती है। तो माता से जो शब्द बालक सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। यदि हम चाहें तो उसे परिवार की या परिवेश की भाषा भी कह सकते हैं। भारत में अनेक भाषाएं हैं, जो मातृभाषाएं भी अनेक हैं। आगे देखिए, राष्ट्रभाषा। पूरा राष्ट्र जिस भाषा में बातचीत करता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। यानी हमारे पूरा जो देश है, पूरा राष्ट्र है, वो जिस एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर सकता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। भारतवासी जब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते हैं और विभिन्न भाषा वाले भारतीय से बात करते हैं तो हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसे संपर्क भाषा भी कहते हैं। संपर्क भाषा क्यों कहते हैं? जब किसी एक प्रांत का व्यक्ति दूसरे प्रांत में जाता है तो उसे वहां के व्यक्तियों से संपर्क करने के लिए इस राष्ट्रभाषा को यूज में लेना पड़ता है, इसलिए हम हिंदी भाषा को संपर्क भाषा भी कह सकते हैं।
बंगाली, तमिल, पंजाबी, गुजराती आदि 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। ये सभी हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। आगे देखिए राजभाषा। राजकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजकाज की भाषाएं अर्थात सरकारी जो काम है उसमें जो भाषा यूज में ली जाती है उसे हम कहते हैं राजभाषा। भारत की राजभाषा हिंदी है। हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली की राजभाषा भी हिंदी है। यानी सरकारी जो कामकाज है वो हिंदी भाषा में किए जाते हैं। आगे देखिए बोली। अभी हमने पढ़ा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और अब हम देखते हैं बोली क्या होती है। किसी भाषा का आरंभिक रूप बोली होता है। बोलचाल के काम आने के कारण इसे हम कहते हैं बोली। यानी अनेक प्रांत के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में विभिन्न तरीके से प्रांतिक रूप में जो बोली बोली जाती है उसे हम कहते हैं बोली। आगे देखिए बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। बोली यह मुख्यतः बोलचाल के काम आती है। इसका कोई शुद्ध लेखन रूप नहीं होता है। ठीक है। आगे देखिए भाषा। यह बोलचाल के साथ साथ प्रामाणिक लेखन के भी काम आती है। इसको हम लिख भी सकते हैं। बोली इसकी लिपि आवश्यक नहीं है। इसके लिए कोई लिपि नहीं बनी है। भाषा इसकी एक लिपि अवश्य होती है। यानी इसका लिखने का ढंग होता है। बोली इसका व्याकरण सुनिश्चित नहीं होता। इसका कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता। भाषा इसका सुनिश्चित व्याकरण होता है। बोली इसमें प्रामाणिक साहित्य नहीं होता। इसमें कोई ऐसा साहित्य नहीं होता जिसको कि मान्यता प्राप्त हो। जैसे गढ़वाली, राजस्थानी या बुंदेली के प्रामाणिक ग्रंथ न के समान है। आगे देखिए भाषा। इनका प्रामाणिक साहित्य होता है। निराला, प्रसाद, प्रेमचंद, कबीर, तुलसी आदि हिंदी के प्रामाणिक रचनाकार हैं। बोली भाषा का आरंभिक रूप है। बोली का मतलब बोलना। बोलना अगर हम भाषा को अगर स्टार्टिंग से देखते हैं तो बोलने के साथ ही भाषा का आरंभ माना जाता है। इसलिए बोली भाषा का आरंभिक रूप है। भाषा बोली का विकसित, परिमार्जित और मानक रूप है। भाषा है वो बोली को विकसित करके उसको सुधार के और उसको मानक रूप में गठित करके जब काम में ली जाती है तो वो भाषा कहलाती है। आगे देखिए बोली का क्षेत्र है वो बहुत सीमित होता है। यानी थोड़े क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे हरियाणवी केवल हरियाणा तक ही सीमित है। आगे देखिए भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। जैसे हिंदी भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी फैल रही है। आगे देखिए बोली। बोली को शिक्षा, प्रशासन, जनसंचार और संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। जबकि भाषा को शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में और जनसंचार के साधन के साथ साथ संविधान में भी मान्यता प्राप्त होती है। आगे देखिए लिपि। अब हमने भाषा का गहन अध्ययन कर लिया है। अब हम लिपि को देखते हैं कि लिपि क्या होती है। जब हम भाषा को मौखिक रूप से बोलते हैं तो उसको लिखने के लिए हम जिन चिन्हों या अंकों को काम में लेते हैं तो उसे हम कहते हैं लिपि। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि किस नाम से जानी जाती है? देवनागरी। इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, डोगरी, नेपाली, बोडो, मराठी, कोंकणी और संथाली भाषाएं उनकी भी लिपि क्या होती है? देवनागरी। अन्य भारतीय भाषाओं की लिपि नाम और लिपियां इस प्रकार हैं। हिंदी देवनागरी, सिंधी, सिंधी को दो लिपियों में लिखा जाता है, देवनागरी और फारसी। मराठी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, संथाली देवनागरी और चिकी, डोगरी देवनागरी, बोडो देवनागरी, मैथिली देवनागरी, कश्मीरी, फारसी, उर्दू, फारसी, उड़िया, उड़िया, बांग्ला, बांग्ला, असमिया, असमिया, तमिल, तमिल ब्राह्मी, मलयालम, वट्टाथालू, कन्नड़, कन्नड़ ब्राह्मी, मणिपुरी, मणिपुरी, पंजाबी, गुरमुखी, गुजराती, गुजराती। आगे देखिए ये थी हमारी लिपियां। लिपियां आप समझ में आ गया होगा। भाषा को हमने बोल लिया, लेकिन खाली बोलना ही काफी थोड़ी ना होता है। उसको लिखने के लिए हम जो चिन्ह काम में ले रहे हैं उसे हम कहते हैं लिपियां। आगे देखिए विविध भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं।
संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। यह किन किन क्षेत्र में बोली जाती है? देखिए, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। भारत की राजभाषा भी हिंदी है। अन्य प्रांत भी हिंदी समझते हैं। भारतवासी जब अपना प्रांत छोड़कर किसी अन्य प्रांत में जाते हैं तो हिंदी को बोलकर ही लोगों से बातचीत करते हैं। इसी कारण इसे राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। उर्दू भी भारत के अनेक राज्यों में प्रचलित है। आगे देखिए, भारत के जो मैप है उसमें हमें अनेक भाषाओं का ज्ञान बताया गया है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। आगे देखिए, व्याकरण। हमने भाषा पढ़ लिया, लिपि पढ़ ली, अब हम देखते हैं व्याकरण। भाषा के नियमों का शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण। अब देखिए, हमने भाषा को बोलना सीख लिया और लिपि के माध्यम से लिखना भी सीख लिया, लेकिन खाली लिखना ही पर्याप्त नहीं होता। शब्दों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह में लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? व्याकरण। तो भाषा के नियमों का शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण। व्याकरण है वो भाषा है वो नियमों में बंधी हुई होती है। भाषा की स्टार्टिंग जो होता है वो वर्ण से होता है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, शब्दों को मिलाकर पद बनते हैं और पदों से वाक्य बनते हैं। इसी आधार पर वाक्य को 3 अंगों में बांटा गया है। सबसे पहला है वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि चिन्ह जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। इसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन, उनका उच्चारण और लेखन आता है। नंबर 2 देखिए, शब्द। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द क्या होता है? एक स्वतंत्र समूह होते हैं। इन शब्दों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? पद या वाक्य। शब्दों को मिलाकर बनता है वाक्य और वाक्यों को मिलाकर क्या बनता है? पद। आगे देखिए, वाक्य। वाक्य एक आशय को प्रकट करने वाला पद समूह में क्या कहलाता है? वाक्य। यानी छोटे छोटे शब्दों से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है और ये वाक्य जब बन जाता है तो हमें एक निश्चित अर्थ भी बताता है। जैसे वाक्य की रचना, अर्थ रूपांतरण, विराम चिन्ह, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखिए, अब हम बुक एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहला देखो, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर कर सकते हैं। नंबर 2 देखिए, लिपि किस काम आती है? बोली को लिखित रूप में लिखने के लिए या भाषा को लिखित रूप में लिखने के लिए जो चिन्ह काम में आते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। व्याकरण का क्या उद्देश्य है? भाषा को शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने के लिए ही व्याकरण का यूज में लिया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, जो सही है उस पे सही का निशान लगाना। भारत का मूल रूप, भाषा का मूल रूप कौन सा है? कौन सा है? मौखिक। यानी मूल रूप से हम क्या बोलते हैं? मौखिक, यानी बोलना सीखते हैं, बाद में हम लिखते हैं। आगे देखिए, अशिक्षित लोग कौन सी भाषा नहीं समझ सकते? लिखित भाषा। बोलना तो वो जानते हैं, खाली लिखना ही तो नहीं जानते। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा है? हरियाणा। अब इसमें देखिए, हमें देश नहीं पूछा है, देश तो भारत हो जाता, हमें पूछा है प्रांत, तो हरियाणा। भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा का साधन है, भाषा किसका साधन है? अभिव्यक्ति का, यानी हमारे विचारों को प्रकट करने का। भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन सी भाषा की? यहाँ देखिए, पंजाबी, उड़िया, कन्नड़, मराठी चारों दी गई है, पर उड़िया की उड़िया होगी, पंजाबी की गुरमुखी होगी, तो यहाँ पर क्या होएगा? मराठी। मराठी की लिपि होगी देवनागरी। भाषा को नियम में बांधने का काम कौन करता है? व्याकरण। सबसे अधिक भारतवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा। भारतवासी भारत के अन्य प्रांतों में जाकर लोगों से किस भाषा में संपर्क करते हैं? हिंदी भाषा में। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी मानी जाती है? हिंदी। मनुष्य का आशय किससे प्रकट होता है? वाक्य से। यानी जब तक मनुष्य पूरा वाक्य नहीं बोलेगा
तब तक मनुष्य के कहने का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। भाषा का सबसे छोटा ध्वनि समूह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, और वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। तो इस प्रकार आज हमने भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़ा। भाषा, लिपि और व्याकरण तीनों का हमने अलग अलग अध्ययन किया है। विभिन्न प्रकार की भाषाओं और उनकी लिपियों का अध्ययन किया है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको समझें और अपनी नोटबुक में इसको लिखें और अभ्यास करें। धन्यवाद।